आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। कहा, टीम के जज्बे से जोड़ती है वॉलीबॉल का खेल। खेल के शोबे में हुकूमत ने किए हैं काफ़ी इस्लाहात। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी कानून के तहत लोगों को गुमराह करने के कांग्रेस पर लगाया इल्जाम। कांग्रेस के मुजव्विजा मनरेगा बचाओ मुहिम को बताया बदउनवानी बचाओ मुहिम। कहा, कांग्रेस को गांव, काम और राम से है परेशानी। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने आज 25 फसलों की 184 नई जदीद अक़साम की रूनुमाई की। वजीर ज़राअत ने कहा, धान की पैदावार में भारत बना नंबर 1, हमने चीन को छोड़ा है पीछे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का आज तमिलनाडु दौरा। तिरुचिरापल्ली में अवामी जलसे से करेंगे खिताब। बीजेपी रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग में भी होंगे शरीक। और वेनेजुएला में कायम मकाम सदर का ऐलान। वेनेजुएला के अवाम की सिक्योरिटी और भलाई के तई भारत ने अपने अज़्म का किया इयादा। बातचीत के जरिए मामले को हल करने की अपील की। आदाब नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें कौमी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक मुनक्किद होने वाले इस टूर्नामेंट में पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और इदारों की नुमाइंदगी करने वाली 58 टीमों के 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट से भारतीय वॉलीबॉल में मज़ाक़त के आला मेयार, खेल की महारत और हुनर के मुज़ाहरे का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉलीबॉल का खेल लोगों को टीम स्पिरिट से जोड़ता है और भारत की तरक्की की कहानी से मुंसलिक है। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। हर किसी की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है और हम तभी सफल होते हैं जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, गंभीरता से निभाता है। हमारा देश भी इसी तरह आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता से डिजिटल पेमेंट तक और एक पेड़ मां के नाम से लेकर विकसित भारत के अभियान तक हम इसलिए प्रगति कर रहे हैं क्योंकि देश का हर एक जन, हर एक वर्ग, हर प्रांत एक सामूहिक चेतना से, इंडिया फर्स्ट की भावना से देश के लिए काम कर रहा है। मुल्क में जारी इस्लाहात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत ने खेलों के मैदान में भी नुमाया बेहतरी की है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया पॉलिसी 2025 सही टैलेंट को मौके फराहम होंगे। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही
नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए पूरी ताकत और एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 11.5 वर्षों में मुल्क के खेलों के शोबे में ऐसी तब्दीली आई है जिसने भारत को आलमी खेलों के मुकाबलों के इनेकाद के कतार में ला खड़ा किया है। वाराणसी में आज से शुरू होने वाली 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के इफ्तिताई तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 दौलत मुश्तरका खेल भारत में होने वाले हैं और भारत में 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी हुई है। भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने पीर को कांग्रेस की मुजव्विज़ा मनरेगा बचाओ मुहिम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने नई स्कीम पर बातचीत के दौरान अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी पर भी सवाल उठाया। वजीर ज़राअत ने कहा कि कांग्रेस की मुजव्विज़ा मनरेगा बचाओ मुहिम एक करप्शन बचाओ मुहिम है। कांग्रेस पार्टी को गांव, काम और राम का मसला है। बदउनवानी कांग्रेस पार्टी के DNA में है और मनरेगा भी बदउनवानी का मुतरादिफ बन गया था। रकम का कब्न किया जा रहा था। मरकजी वजीर ज़राअत ने मनरेगा को बंद करने और VBG रामजी स्कीम को मुतारिफ कराने के जवाब की तफसील से वजाहत की। उन्होंने कहा कि मनरेगा में मजदूरों के बजाय मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बार बार सड़क की तामीर और नहर की सफाई के नाम पर रकम की कब्न की शिकायतें हैं। मजीद बरा 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को काम के लिए रजिस्टर किया गया था। हालांकि मुलाजमत करने वालों में से 30% से ज़्यादा की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। इस स्कीम में तब्दीली की ज़रूरत थी। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। मरकजी वजीर ज़राअत ने साबिका मनरेगा के खामियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि NDA हुकूमत ने देही तरक्की के बजट में कई गुना इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि नई स्कीम में 100 के बजाय 125 दिन के लिए मुलाजमत की जमानत दी गई है। इसके साथ साथ बदउनवानी की रोकथाम की दफात भी शामिल हैं। तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर पर जुर्माना भी आयद किया गया है। नए माली साल में इस स्कीम के लिए 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। इसमें से 95,000 करोड़ से ज्यादा मरकजी हुकूमत फराहम करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा।
तेलंगाना असेंबली में जी राम जी बिल पर बहस हुई। इस दौरान असेंबली में बीजेपी के फ्लोर लीडर अलेटी महेश्वर रेड्डी ने बिल की हिमायत करते हुए इसे किसानों और मजदूरों के लिए फायदेमंद करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की जेर क़यादत मनरेगा प्रोग्राम में अहम कोताहियां थीं, जिन्हें मरकजी हुकूमत ने दूर किया है। तेलंगाना बीजेपी के रहनुमाओं ने इस अहम बिल के लिए मरकजी हुकूमत और वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। 125 दिन एक तरफ रोजगार मिलती है तो दूसरी तरफ उसका मटेरियल कंपोनेंट से यहाँ पर एसेट बिल्डअप होता है। पिछले सरकार में जो MNREGA के नाम से लाया गया था उनमें कई इश्यूज थे और कई लैप्सेस थे। तो ये जी राम जी को हम स्वागत करते हैं। इससे हम मोदी जी को हम धन्यवाद भी देते हैं कि ऐसी बिल लाकर इन गरीबों के साथ मोदी जी का सरकार खड़ी है। खुराक की पैदावार में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत धान की पैदावार में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इस कामयाबी को एक गैर मामूली कामयाबी करार देते हुए कहा कि हम अपनी खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मजीद ज़खीरा करेंगे। वजीर ज़राअत ने आज दिल्ली में 25 फसलों की 184 नई और उम्दा इक़साम का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने कहा कि अगर बीज अच्छे होंगे तो पैदावार अच्छी होगी। फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। 184 नई इक़साम से धान की पैदावार में इजाफा होगा और बदलते मौसम, कीड़ों की बीमारियों और पानी की कमी जैसे चैलेंजों से निपटने में भी ये मददगार साबित होंगी। साइंसदानों की तैयार करदा इन इक़साम का बराह रास्त फ़ायदा खेत से लेकर मंडी तक नजर आएगा। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। और जी राम जी से ज़राअत के शोबे में मिलने वाले फ़ायदे पर बात करते हुए वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जी राम जी से अगले माली साल में 1,51,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। हुकूमत पार्लियामेंट के अगले इजलास में बीज बिल पेश करने पर भी गौर कर रही है। इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करना भी ज़रूरी है कि ये स्कीम ज़राअत को किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकती है। महकमा ज़राअत इसके लिए एक जामिया मनसूबा तैयार करे। सीड एक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। जनता के काफ़ी सुझाव आए किसानों के, उनको जल्दी वर्कआउट करें और हमारी कोशिश हो कि संसद के अगले सत्र में हम सीड एक्ट लेके आ पाएं। और संभल में ज़िला इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। तजावुज़ात हटाने की मुहिम में बुलडोज़र ने तमाम गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। संभल के ज़िला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पनिसिया ने कहा है कि हमने पहले ही तजावुज़ात करने वालों को खबरदार किया है। जहाँ कहीं भी तजावुज़ात होंगी और अब हम उन सब की निशानदही कर रहे हैं और उनके खिलाफ दफ़ा 66 के तहत केस दर्ज कर रहे हैं और गैर कानूनी अमल के ज़रिए तमाम तजावुज़ात को हटा रहे हैं। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया। कानूनी अमल के जरिए तजावुज़ात को हटाया जा रहा है। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पूरी इंतजामिया को हर मोड़ पर तैनात किया गया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि चंद माह कबल पुलिस और इंतजामिया को पता चला कि सीलमपुर गाँव में सरकारी ज़मीन पर एक मदरसा और एक मस्जिद गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। उन्हें 4 माह का नोटिस जारी किया गया। PAC की 2 प्लाटून और 6 थानों की फोर्सेस को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। इन इलाकों में 20 गरीब और नादार अफराद को ज़मीनें भी दी गई हैं। ग्राम सलारपुर में आज से कुछ महीने पूर्व
जनपद पुलिस और प्रशासन को पता चला कि यहाँ पे नवीन पट्टी की जमीन है ग्राम समाज की। उस जमीन पे कब्जा करके मदरसा एवं मस्जिद बनाया गया, जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसको 4 महीने का इनका नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में प्रॉपर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली एम्स ने मरीजों और उनके अहल खाना की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए एक अहम और काबिल सताइश इकदाम किया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के ताउन से एम्स में आश्रय सहूलत कायम की गई है। इस इकदाम का मकसद उन मरीजों के लिए महफूज और आरामदेह रिहाइश फराम करना है जो OPD रजिस्ट्रेशन के लिए रात को अस्पताल के बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। एम्स का ये इकदाम मुल्क भर के अस्पतालों के लिए एक मिसाल बन सकता है। हमारे नामा निगार देवांशु मल्होत्रा ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवासन से इस सिलसिले में बातचीत की। इस कड़ाके की सर्दी में जो मरीज और उनके परिजन सड़कों पर सोते हैं, उनके लिए एम्स ने बेहद खास तैयारियां की हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास जी हैं। सर, क्या कुछ खास तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई हैं? जो मरीज़ बाहर से आते हैं, उनके परिजन, उनके पेशेंट्स बाहर से आते हैं, उनके रहने की क्या कुछ व्यवस्था है? जो भी पेशेंट्स आना चाहते हैं वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आइए ताकि ये कष्ट ना लें उनके लिए। सेकेंड थिंग इज़ है कि जो भी पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, अगर उनके अटेंडेंट्स के लिए रहने की जगह ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हमारे पास सुविधा है। ये जो सुविधा है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन डैशबोर्ड में भी दिख जाएगा आपको, और विश्राम सदन का भी आपका पब्लिक डोमेन में है, डैशबोर्ड में अवेलेबिलिटी है, वो लोग वहाँ से बुकिंग ले सकते हैं। और विश्राम सदन में ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 1500 बेड्स का सुविधा बनाया गया है अस्पताल के लिए। मेन कैंपस में, ट्रॉमा सेंटर में, NCHR में कुल मिला के हमारे पास आज के दिन में 1500 बेड्स का कैपेसिटी है पेशेंट्स का अटेंडर के रहने के लिए। सर, इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि जो पेशेंट्स और उनके मरीज सड़कों पर सोते हैं, उनको आपकी टीम जो है बसेस के थ्रू वहाँ तक पहुँचाती है। ये किस तरह से सर प्रोसेस चलता है? हमारे बैटरी व्हीकल्स हैं, जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, रात में मिडल ऑफ द नाइट भी चलते हैं। वो जो भी रास्ते पे सो जाते हैं उन सबको लेके आके आश्रय में उनको वहाँ पर लेके जाते हैं। आश्रय ये वो एरिया है जहाँ पर जो भी पेशेंट्स OPD टोकन के लिए आते हैं उनको रहने की जगह है, बिस्तर है, ब्लैंकेट है, वॉशरूम्स दिया जाता है, खाना भी फ्री में दिया जाता है। CRPF हमारा मदद कर रहा है, ये अवेलेबल है ट्रॉमा सेंटर के कैंपस में हमने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के इस सर्दी के सीज़न में जो मरीज़ और उनके जो परिजन हैं सड़कों पर सोने को मजबूर होते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए एम्स ने ये खास तैयारियां की हैं। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन पीर को दिल्ली छावनी में NCC के यौम जमहूरिया कैंप का इफ्तिताह करेंगे। वहीं कैंप का इख्तिताम 28 जनवरी को वजीर आजम की रैली के साथ होगा। कैंप में मुल्क भर से 2500 के करीब कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस कैंप का जो औपचारिक रूप से जो आरंभ है वो माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 5 तारीख को होगा, और उसका जो फाइनल कल्मिनेशन होता है, जो समापन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। और दिल्ली पहुंचने के बाद ये कैडेट्स कितने पुरजोश हैं, इस पर DD न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे गिरीश निशाना ने उनसे खास बातचीत की। 17 निदेशालयों से करीब 2500 कैडेट दिल्ली पहुंचे हैं। इस गणतंत्र दिवस शिविर में कुछ कैडेट हमारे साथ हैं। मतलब पूरे डायरेक्टरेट से बच्चे आते हैं और क्या हर दिन क्या क्या होता है इधर और कैसे गतिविधियां होती है इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, यहाँ पर आने के लिए सर मुझे 7 to 8 कैंप्स यहाँ पर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। TV पर देखता था सर कि मतलब RDC कैडेट लोग कर रहे हैं, तो मैं भी दिल्ली जाऊँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ यहाँ पर आके, तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो चुका है सर यहाँ पर आके। मैं पिलानी बैंड राजस्थान डायरेक्टरेट से हूँ और यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं 2 साल से अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट बजा रही हूँ। सुबह शाम डेली हम बजाते हैं और हम हमारा बैंड स्कूल का है, तो स्कूल से होते हुए स्कूल और ये NCC भी साथ में मैनेज करते हुए इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए हैं। I feel immensely proud to represent my band and directorate in the Republic Day camp. In such a prestigious camp we get to meet various dignitaries and it is such a
beautiful occasion for us. बिहार के बॉर्डर इलाके जोगबनी से हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। RDC रिपब्लिक डे कैंप, जो कि हर एक NCC कैडेट का सपना होता है कि वो यहाँ आए और मार्च कर सके, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, और मेरे फैमिली के लिए, मेरे डायरेक्टरेट के लिए, हर एक शख्स के लिए जो मेरे साथ है, तो उसके लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो उनको भी ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से कोई तो गया, और मैं अपने फैमिली की फ़र्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो आर्मी में जा रही हूँ, तो मेरे फैमिली को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं दिल्ली पहुंचकर, क्योंकि करीब 20 लाख कैडेटों में से मौका मिला है करीब 2500 कैडेटों को इस गणतंत्र दिवस शिविर में आने का, और उसमें से अलग अलग गतिविधियों में अब ये कैडेट चयनित होंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। डेल्सी रोड्रिग्स ने अब वेनेजुएला का चार्ज संभाल लिया है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। इससे कबल अमेरिका ने रात के वक्त एक ऑपरेशन किया और सदर निकोलस मादुरो को और उनकी अहलिया को उनके घर से पकड़ लिया। दोनों को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक हिरासती मरकज़ में रखा गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला में कई मकामात पर बमबारी भी की है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं। ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पूरा ऑपरेशन 30 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के लिए अमन, आज़ादी और इंसाफ चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में तेल निकालने और फरोख्त करने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च करेंगी, और ये रकम वेनेजुएला की तरक्की में मुआविन साबित होगी। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी के दरमियान पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया। कोलंबिया ने रूस और चीन की हिमायत से 15 रुकनी कौंसिल के इजलास की दरख्वास्त की थी। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद कई ममालिक में मुक़ीम वेनेजुएला के शहरियों ने जश्न मनाया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में वेनेजुएला के लोग सड़कों पर निकल आए, आतिशबाजी की और जश्न मनाया। वेनेजुएला के बाशिंदे भी बोलीविया में जश्न मनाते नजर आए। भारतीय हुकूमत ने वेनेजुएला की मौजूदा कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र एक एडवाइजरी जारी की है और भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो वेनेजुएला का सफ़र करने से गुरेज करें। भारत ने वेनेजुएला की ताज़ा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत हालात पर गहरी नज़र रखे हुए है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत वेनेजुएला के अवाम की भलाई और हिफाजत के लिए अपनी हिमायत का इआदा करता है। हम तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ से ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए बातचीत के ज़रिए हल तलाश करने का मुतालबा करते हैं। ये भी यकीन दहानी कराई गई है कि क्राकस में वाक़ई भारतीय सिफारत खाना भारतीय बिरादरी के अफराद के साथ राब्ते में है और उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम करता रहेगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर दुनिया के ताकतवर ममालिक ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों ने अमरीकी इक़दाम की सताइश की। मैक्रों ने कहा कि वेनेजुएला के अवाम वहाँ के सदर की आमरीत से आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वेनेजुएला में तब्दीली पुरअमन और जमहूरी होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस तब्दीली में अवाम की मर्जी का एहतराम किया जाना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी इक़दाम की तारीफ़ की है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं सदर ट्रंप को आज़ादी और इंसाफ के हक़ में उनकी जुराअतमंदाना और तारीख़ी क़यादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही उन्होंने इसे अमरीका के बहादुर फौजियों की तरफ से एक शानदार कार्रवाई करार दिया। रूस ने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को मुसल्लह जारहियत करार दिया है। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब करने और मादुरो और उनके अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने अमरीकी इक़दाम की हिमायत की है। स्टार्मर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बरतानिया मादुरो को एक गैर कानूनी सदर समझता है और वो उनकी हुक्मरानी के खात्मे पर गमज़दा नहीं है। उधर चीन ने अमरीकी इक़दाम पर सवाल उठाया है। चीन ने अमरीकी इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वह अमरीकी इक़दाम की शदीद मुखालफत करता है और इस
दौरान बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के रहनुमाओं ने ढाका में BNP के गुलशन दफ्तर में पार्टी के कायम मकाम सदर तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया। मुलाकात के दौरान अक़लियती रहनुमाओं ने खालिदा जिया की मौत को बांग्लादेश के लिए एक अजीम नुकसान करार दिया। इस दौरान उन्होंने मुल्क भर में अक़लियती बिरादरियों के खिलाफ तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया और तारिक रहमान को इन वाक़यात से आगाह किया। उन्होंने मुतालबात की 8 निकाती याददाश्त भी पेश की, जिसमें BNP पर जोर दिया गया कि वो इन मुतालबात को अपने इंतखाबी मंशूर में शामिल करें। नाज़रीन, इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।